Hello students, this is fifth video of competency based questions that we were discussing of ICSE chemistry paper. Okay, now these are short answer questions having 2 marks each. ठीक है, so question देखिए, some general rules for the solubility of salts in water are listed. Carbonates are insoluble except ammonium carbonate, potassium and sodium carbonate. Chlorides are soluble. All chlorides are soluble except for lead, 2 chloride and silver chloride. Nitrates are soluble. All nitrates are soluble. ठीक है, sulfates are soluble except barium sulfate, calcium and lead sulfate. Now which substances produce an insoluble salt when aqueous solution of them are mixed? Justify your answer. यहाँ पे सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, याद रखना. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड विल प्रोवाइड कॉपर क्लोराइड एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट. बोथ मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है, दोनों ही सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं. सो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट पूछा गया है. ठीक है, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट थ्रू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या देंगे? जिंक नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड एंड बोथ आर सॉल्युबल. ठीक है, नाउ soluble salts as per the information given above. ठीक, silver nitrate and zinc chloride. Now silver nitrate and zinc chloride through double displacement reaction will produce silver chloride and zinc nitrate, and now silver chloride is insoluble salt. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, यहाँ पे देख लिए क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, इन केस ऑफ सी ऑप्शन. नाउ पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट देंगे, और ऑल सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. ठीक है, दोनों के ही पोटेशियम एंड सोडियम कार्बोनेट दोनों ही क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं. एंड सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम, कैल्शियम एंड लेड, और यहाँ पे इन तीनों में से ही कोई नहीं. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल. ठीक है, now ammonia gas is passed into water as shown below. When a red litmus paper was dropped into the resulting solution it turned blue. Which ions in the solution would have resulted the color change in the litmus paper? ठीक है, तो बेटा बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेस रेड को ब्लू करता है, और अमोनिया गैस वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना रही है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हैंस हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सोल्यूशन हैव रिजल्टेड फॉर द कलर चेंज इन द लिटमस पेपर. ठीक है, नाउ व्हाई इज द फनल केप्ट इन एन इन्वर्टेड पोजीशन? व्हाई सो? in order to prevent back suction and enhance dissolution of ammonia gas in water. ठीक है, that is for proper absorption. surface area increase हो रहा है, absorption rate बढ़ रहा है. okay, now in the Haber's process the optimum yield of ammonia is obtained when a temperature of 450 to 500 degrees Celsius and a pressure of 200 atmospheres. Iron catalyst, that is finely divided iron, and promoter molybdenum are used. ठीक है, as per this reaction, and this is a reversible reaction. How and why would the yield of ammonia be affected if the temperature was raised to 600 degrees Celsius? अब देखो बेटा, heat, this is an exothermic reaction. heat is already being evolved, और अगर हम क्या करेंगे बेटा, हीट और ज़्यादा देंगे by increasing temperature, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, यानी अमोनिया वापस से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाने लगेगा. ठीक है, वाई? बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हैंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज. अंडरस्टूड? ठीक है, और अमोनिया का हमें अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी. ठीक, नाउ गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर. तो मान लो हमने 1 वॉल्यूम मीथेन का लिया और 1 वॉल्यूम ही क्लोरीन का लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH4 प्लस Cl2. ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO और लाइट. क्या आपको मिलेगा? CH3Cl, एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा क्लोरीन प्लस HCl. ठीक है, सो CH3Cl डेट इज क्लोरोमीथेन. ठीक, अब इसका बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिख दो, दिस वन इज CH3Cl. अंडरस्टूड? ठीक है बेटा, और 1 मोल ही लिया है दोनों का, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स का एडिशन बताया गया इसमें. ठीक, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रो, नहीं अच्छा कहाँ गया? ठीक है, नाउ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर ओनली. अब कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसके कंप्लीट कंबस्शन पे क्या मिल रहा है? 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, अब राइट द इक्वेशन फॉर द कंबस्शन रिएक्शन. अब आप पहले इक्वेशन लिखना है, तो अब आप देखिए सी, अब जो भी है अभी आप इसको सब्सटीट्यूट करना, प्लस क्या है, क्या हो रहा है? कंबस्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है, और क्या मिल रहा है? 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये आपने लिख लिया. अब देखो 4 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पे कार्बन हो जाएंगे 4. हाइड्रोजन देखो कितने? 4 2 जार 8, तो हाइड्रोजन 8 हो गए. तो ये क्या है बेटा? ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है? एल्कीन को कर रहा है, CnH2n, और 4 कार्बन का एल्कीन इज ब्यूटीन. ठीक है, हैंस इट इज ब्यूटीन. ठीक है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 वाटर. अब ये तो हो गया. ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लो, हाउ मच ऑक्सीजन एटम्स आर देयर ऑन द प्रोडक्ट साइड? 4 ऑक्सीजन हेयर एंड 4 2 जार 8 हेयर, तो टोटल 12 ऑक्सीजन हैं, और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 6 कर दो. नाउ दिस इज वन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन एज वेल. तो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना दो, दिस इज ब्यूटीन, तो ब्यूटीन बना दो. CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 3, दिस वन इज ब्यूटीन. ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द एसिड प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन सा एसिड प्रिपेयर हो रहा था? H2SO4. ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड. स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन एंड राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स. ठीक, तो H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा था थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस. उसमें आपने क्या डाला है? बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2. 1 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमेशा कौन सा होगा? जो दिखे. ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, या कोई कलर्ड सोल्यूशन बन रहा हो, या कोई कलर्ड गैस इवॉल्व हो रही हो. ठीक है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन जो आपको नेकेड आई से दिखे. ठीक है, तो H2SO4 प्लस BaCl2 मिल जाएगा हमें बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl. ठीक है,
अब ये देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड, ठीक। और रिएक्शन तो लिख ही दिए, ठीक है। नाउ प्लैटिनम कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स इन द अबव केस। तो बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रही थी, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही थी। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडेशन चैम्बर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में एब्जॉर्ब होकर क्या बना रही थी बेटा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अभी तो यहीं तक लिखना है आपको, ठीक। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में 4 अमोनिया प्लस 5 O2 ये हो रहा है काम कैटालिटिक चेंबर में, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर, दिस वन इज द इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी। नाउ वाई डज द प्लैटिनम कंटिन्यू टू ग्लो इवन आफ्टर हीटिंग इज डिसकंटिन्यूड, वाई बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस जो हो रही है, ठीक है, हीट दैट इज बीइंग एवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज प्लैटिनम टू ग्लो इवन आफ्टर द हीटिंग इज डिसकंटिन्यूड, ठीक है। नाउ विद रेफरेंस टू द रिएक्शन अकरिंग इन द गिवन फिगर राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अच्छा देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे शुगर है, बिफोर एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड शुगर थी, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा शुगर चारकोल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप शुगर इज ग्लूकोज ओनली C6H12O6, इसमें जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4 डाला, हमें क्या मिल गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेल नोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, ठीक है। तो 6 कार्बन इज शुगर चारकोल एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर हम इसका डाइसैक्राइड ले लेते हैं C12H22O11, वो भी यही काम करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमूव, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 केमिकली रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल कर देता है विद इन द कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, 12 कार्बन प्लस 11 वाटर, ठीक। और यहाँ पे बेटा ये क्या काम कर रहा है, डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है, ओके। सो स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिबिटेड इन द अबव केस, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके। Now next question is brown ring test is used for the identification of nitrate ions. Why is freshly prepared ferrous sulfate solution used in the above test? ठीक है, freshly prepared ferrous sulfate solution ही हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ferrous sulfate में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 और ferrous sulfate को अगर हमने ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दिया ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट गेट ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट बना लेता है एंड फेरिक सल्फेट इज Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। दिस वन इज फेरिक सल्फेट और ये फेरिक सल्फेट ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्राउन रिंग, केमिकल नेम ब्राउन रिंग का क्या है बेटा, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4.NO, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो केमिकल नेम पूछा गया तो आपको नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बताना है, ठीक है। नाउ रवि हीटेड 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट इन अ टेस्ट ट्यूब, द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टुक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 KClO3 क्या दे रहा है बेटा, 2 KCl एंड 3 ऑक्सीजन ऑन डीकम्पोजिशन, ठीक है। You have to find the volume of the colorless and the odorless gas liberated during the experiment, ठीक है। कलरलेस एंड odorless gas that is liberated is oxygen only, तो ऑक्सीजन का ही आपको क्या बताना है बेटा, इस केस में वॉल्यूम बताना है, ठीक है। जब 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 ले रहा था रवि, ठीक है। तो अभी आप पहले लिख लो कोएफिशिएंट्स लिखो, KClO3 इन टर्म्स ऑफ वेट लिखना है और ऑक्सीजन का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है क्योंकि वॉल्यूम ही पूछा गया, ठीक है। तो अब इसका स्टैंडर्ड मोलर मास क्या है KClO3 का बेटा, 1 मोल ऑफ KClO3 हैज़ मोलर मास इक्विवेलेंट टू 122.5 ग्राम और 2 मोल्स के लिए हो जाएगा 2 × 122.5 ग्राम दैट इज 245 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का बेटा, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट इन दिस इक्वेशन इज 3, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 22.4 लीटर्स, तो 3 मोल्स के लिए हो जाएगा 3 × 22.4 लीटर और 3 × 22.4 लीटर इज 67.2 लीटर्स, ठीक है, 67.2 लीटर्स। अब आपसे पूछा गया है कि जब 367.5 ग्राम हीट कर रहा है KClO3 डेट इज पोटेशियम क्लोरेट तब कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, तब कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब आप देख लो यहाँ पे 245 ग्राम 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा था ऑन डीकम्पोजिशन, 367.5 ग्राम कितना ऑन डीकम्पोजिशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 367.5 इंटू 67.2 लीटर अपॉन 245 ग्राम, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा डेट विल बी इन लीटर और वो वॉल्यूम हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का, डेट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 डेट इज पोटेशियम क्लोरेट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द वेट ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब, तो द वेट ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज द सॉलिड रेसिड्यू डेट इज KCl, ठीक है। तो अभी इसका भी वैसे ही सेम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वेट पूछा गया तो हम मोलर मास के टर्म्स में स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो KCl का बेटा मोलर मास इज 74 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो सारा मिला के कितना हो जाएगा 74.5। तो स्टैंडर्ड इज 74.5 फॉर 1 मोल, मोलर मास फॉर 1 मोल ऑफ KCl इज 74.5 और यहाँ पे कितने मोल्स हैं बेटा, 2 मोल्स हैं, तो 2 × 74.5 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। नाउ अब जब 245 ग्राम क्या हो रहा था डीकम्पोज पोटेशियम पर क्लोरेट, तब हमें मिल रहा था 2 × 2 टाइम्स ऑफ 74.5 ग्राम ऑफ KCl, लेकिन जब 367.5 ग्राम डीकम्पोज होगा तब कितना मिलेगा, लेट इट बी x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 367.5 ग्राम इंटू 2 इंटू 74.5 ग्राम अपॉन 245 ग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राम्स में आएगी एंड दैट विल बी द आंसर फॉर KCl। ठीक है, KCl formed when 367.5 gram of KClO3 that is potassium perchlorate is being decomposed. Okay. Now next is for construction work alloy of aluminium that is duralumin is used rather than pure aluminium. Give two valid reasons. So beta here duralumin is used rather than aluminium. Duralumin is an alloy of aluminium. Aluminium is the principal metal or the base metal. उसके अलावा और कौन कौन से बेटे metals हैं apart from aluminium? Manganese is there, magnesium is there and copper is also there. ठीक है, copper is providing luster to it. Aluminium is obviously lightweight but it is a weak metal. ठीक है, magnesium इसको strength दे रहा है, high tensile strength दे रहा है. ठीक है, and copper is providing its luster. ठीक है, तो ये सारे valid reasons हो गए. For construction work, aluminium is not used rather than its alloy that is duralumin is being used. ठीक है. Now Ram took 5 moles of carbon atoms in a container and Krish took 5 moles of sodium atoms in another container of the same volume. Whose container is heavier? अब heavier किसका कंटेनर है? अब आप देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के लिए मोलर मास कितना होता है? मोलर मास या एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 मोल के लिए हो जाएगा 12 ग्राम. ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के लिए एटॉमिक मास इज 12 ग्राम. ठीक, और 5 मोल्स के लिए हो जाएगा बेटा 12 इंटू 5 ग्राम डेट इज 60 ग्राम. ठीक, अब सोडियम का देख लो, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के लिए कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 23 ग्राम, और 5 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 23 डेट इज 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 115 ग्राम. तो अब देखो कौन सा हैवी है? ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम इज हैवियर. ठीक है, देन 5 मोल्स ऑफ कार्बन. ठीक, अब बेटा आपसे पूछा गया विच कंटेनर हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ एटम्स. तो लार्जर नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है. 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर. तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं बेटा? 1 मोल ऑफ कार्बन में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 दैट इज इक्विवेलेंट टू द एवोगैड्रो नंबर. 5 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने हैं एटम्स? इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर. ठीक, 5 मोल्स ऑफ सोडियम में 5 यानी हो जाएगा 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही है दोनों में. ठीक है, तो विच कंटेनर हैज़ अ लार्जर नंबर ऑफ एटम्स? सेम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन बोथ द कंटेनर्स. ठीक है, नाउ A, B एंड C आर 3 एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपसे पूछा क्या गया पहले ये देख ली, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव. तो अब इस केस में देखिए B क्या कर रहा है? A को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी B इज मोर रिएक्टिव देन A. ठीक है, B A को डिस्प्लेस कर रहा है तो B इज मोर रिएक्टिव देन A. तो ये कंडीशन एक देख लिए. नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए CSO4 का C का सल्फेट है और B से रिएक्ट कर रहा है, तो B देखो फिर C को भी डिस्प्लेस करे दे रहा है, यानी B इज मोर रिएक्टिव देन C ऑल्सो. B इज मोर रिएक्टिव देन C ऑल्सो. ये भी कंडीशन आप लिख लो. ठीक है, अब बाकी थर्ड देखो 3CO प्लस 2A. अब A C को डिस्प्लेस कर रहा है, A इज डिस्प्लेसिंग C. ठीक है, A इज डिस्प्लेसिंग C इन द थर्ड कंडीशन, तो A इज डिस्प्लेसिंग C. अब इन तीनों कंडीशंस के बेसिस पे आप रिएक्टिविटी जज कर लो. तो देखो B इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि B A को भी डिस्प्लेस कर रहा था, B C को भी डिस्प्लेस कर रहा था, और A इज लेस रिएक्टिव देन B बट मोर रिएक्टिव देन C, क्योंकि A इज डिस्प्लेसिंग C. तो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा B. ठीक है, देन A देन C. तो लीस्ट रिएक्टिव इज C, C इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड B इज द मोस्ट रिएक्टिव. अंडरस्टूड बेटा? नाउ PQ2 is a hard crystalline solid having high melting and boiling points. It is a good conductor of electricity in both molten and aqueous forms, यानी it is a strong electrolyte. The conductivity of PQ2 is due to the presence of free ions. Ions की वजह से बेटा. ठीक है, ions की वजह से ही तो electrolytic conduction होता है. During the electrolysis of aqueous PQ2, if thickening of the cathode and thinning of the anode is observed, the anode material will be graphite या metal P. तो anode active electrode होगा, तभी तो thickening हो रही, यानी कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा है, और एनोड की थिनिंग हो रही है, एनोड का कंजम्पशन हो रहा है. एनोड का कंजम्पशन कब होगा बेटा? जब एनोड विल टेक इटसेल्फ पार्ट इन द रिएक्शन. जब एनोड पार्ट लेगा रिएक्शन में, तभी तो एनोड की थिनिंग होगी या कंजम्पशन होगा. ग्रेफाइट तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट तो लेता ही नहीं है पार्ट रिएक्शन में. ठीक है, तो ग्रेफाइट अगर हम एज अ ग्रेफाइट एज एन एनोड लेंगे तो बेटा नो चेंज इन द मास विल बी देयर इन केस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी मेटल P. ठीक है, डेट इज acting itself as an electrode, that is anode. ठीक है, now a student was asked to draw the flow chart for the extraction of zinc from zinc blend based on the principles of metallurgy. What he drew is given below. ठीक, अब 2 steps out of 5 were incorrect. Identify and correct them. तो पहले तो जिंक ब्लेंड लिया और लिया. ठीक है, पल्वराइजेशन हो रहा है, यानी ग्राइंडिंग हो रही है या क्रशिंग हो रही. देन लीचिंग प्रोसेस नहीं होता बेटा. सल्फाइड ओर्स के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज देयर. फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक है, देन अब कैल्सिनेशन भी नहीं होता है ऑक्सीडेशन के लिए. ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है बेटा, यानी मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होती है, डेट इज हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ZnS डेट इज जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन. ओके, तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगी. ठीक, नाउ तो दो ही
बताने थे, 2 ही इनकरेक्ट थे, तो एक तो ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट हैं। सेकंड में लीचिंग नहीं होती है, क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज। एंड थर्ड में कैल्सिनेशन नहीं करवा के रोस्टिंग करवाते हैं। कैल्सिनेशन तो कार्बोनेट ओर का होता है, बाकी सब सही है। केमिकल रिडक्शन यूजिंग कोक, ठीक है। रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, प्योर जिंक मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये देखिए, गिवन अबव इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स, वेयर ए स्टैंड्स फॉर द कैटलिस्ट, ठीक। आइडेंटिफाई ए है निकल, ठीक। गिव द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ C2H4 टू X। अब C2H4 तो इथीन है ना बेटा, ठीक है। C2H4 से X बन रहा है, यानी सैचुरेटेड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, तो बेटा क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड। दिस वन इज इथीन और C2H4, ठीक, प्लस H2, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। क्या हमें मिल जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डैट इज इथेन। तो ये हो गई कंप्लीट रिएक्शन, ओके। दिस वन इज द कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई ए निकल है बेटा, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एज फॉलोज। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C3H8O। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एटम, ठीक है। रिएक्ट्स विद सोडियम एट रूम टेम्परेचर विद ब्रिस्क एफरवेसेंस रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8O है, तो ये जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल्स के लिए, ठीक है। जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला है एल्कोहल्स के लिए, और इन्होंने बोला है हाउ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन्स, और फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन, तो ये हो जाएगा। और बाकी कर लो, हाइड्रोजन फिल कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द, ठीक है भाई। रिएक्ट्स विद सोडियम एट रूम टेम्परेचर विद ब्रिस्क एफरवेसेंस रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बेटा ONA बना लेता है, ठीक है, और H2 गैस रिलीज होती है, ओके। देखो बेटा, ये सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, इसका हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। सॉल्ट बना लेगा फॉरन ही सोडियम के साथ। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 O माइनस Na+, ठीक है, और 2 है, और प्लस H2, ओके। दोनों हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, अंडरस्टूड, ठीक है बेटा।